चविंडा के महाज पर दूसरी जंग अजीम के बाद हुई टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई। ये वो मार्का था जिसने पाकिस्तान और भारत की 1965 की जंग का फैसला कर दिया। चविंडा कैसे टैंकों का कब्रिस्तान बना, मिलिट्री हिस्ट्री में यह लड़ाई कैसे अमर हो गई और क्या इस लड़ाई में कोई गैबी इमदाद भी आई, ये क्या मामला था, जानिए इस वीडियो में। सितंबर 1965 की जंग ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बदल कर रख दिया। इस जंग से जुड़े कई लेजेंड्स हैं और उनमें से एक चविंडा की लड़ाई का भी है। इस लड़ाई ने पूरी जंग का रुख बदल कर रख दिया और अगर किसी एक मार्के को फैसला कुन कहा जा सकता है तो वो यही था। अगस्त 1965 में छम जौड़िया में शुरू होने वाले ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद सितंबर के स्टार्ट में ही भारत ने ईस्टर्न फ्रंट पर गैर एलानिया जंग का आगाज कर दिया था। 6 सितंबर को लाहौर पर हमला हुआ और वाघा के रास्ते भारत की 11 डिवीजन ने पाकिस्तान की तरफ एडवांस शुरू किया। पाकिस्तान की फौज ने बीआरबी नहर के दूसरी तरफ अपनी डिफेंसिव पोजीशंस मजबूत कर ली और भारत के सामने डट गए। वहां एक स्टैंड ऑफ हो गया। अब एक तरफ फौज लाहौर का दिफा कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ भारत का असल प्लान कुछ और था। लाहौर के साथ वो एक ऐसा फ्रंट खोलने वाला था जिसके बाद उसकी फौज की फतह यकीनी होती और पाकिस्तान के पास सरेंडर के सिवा कोई और रास्ता ना होता। और यही वो महाज था जहां वो अपनी पूरी ताकत के साथ आने वाला था। चविंडा पाकिस्तान के जिला सियालकोट का एक कस्बा है और ये कंट्रोल लाइन से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। चविंडा का इंतखाब भारत ने बहुत सोच कर किया था। चविंडा और उसके आसपास का इलाका मैदानी है और यहाँ पर कोई कुदरती रुकावट यानी कोई नेचुरल बैरियर, कोई जंगल, पहाड़, नदी, दरिया ऐसा नहीं था जिससे टैंकों के रास्ते में कोई मुश्किल आती। इसलिए टैंकों के एडवांस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। इंडिया ने जो प्लान तैयार किया था उसे उसकी वन कोर ने एग्जीक्यूट करना था और इसे सियालकोट सेक्टर पर अटैक करना था। इसे ऑपरेशन नेपाल का नाम दिया गया। इनका मकसद एडवांस करते हुए चविंडा से मराला रावी लिंक तक के इलाके को अपने कंट्रोल में लाते हुए जीटी रोड पर कब्जा करना था और इस इलाके का राब्ता पाकिस्तान से तोड़ना था। जीटी रोड आज भी और उस वक्त भी पाकिस्तान के नॉर्थ और साउथ का सबसे अहम रोड कनेक्शन था। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात तकरीबन 9 बजे भारत ने आर्टिलरी फायर से इस हमले का आगाज किया। बॉर्डर के नजदीक जो गांव है वहां के लोग अभी सोने की तैयारी कर रहे थे जब शदीद गोलाबारी शुरू हो गई। चविंडा महाज पर शुरू में पाकिस्तान की फौज बाकायदा फौज ना होने के बराबर थी। उस वक्त लग रहा था कि अटैक वन कोर पर पसरूर की तरफ से आएगा और 6 आर्मर डिवीजन को भी उधर मूव करने का ऑर्डर मिल चुका था। यहाँ 20 के करीब मुजाहिद फोर्स और रेंजर्स की कंपनियां थी जो इस 30 मील लंबी सरहद पर तैनात थी। इब्तदा में उन्होंने ही चंद घंटे इस इंडियन अटैक का मुकाबला किया। सारी रात जारी रहने वाली गोलाबारी से सरहदी देहात में काफी ज्यादा तबाही हुई, लेकिन 8 सितंबर को सुबह 6 बजे भारतीय फौज पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हो गई। बाजरागढ़ी, नखनाल और चारवा, इन 3 मकामात से भारतीय फौज के ये 4 डिविजन्स 3 कॉलम्स की शक्ल में पाकिस्तान में दाखिल हो गए। पाकिस्तान की जानिब से इस फ्रंट के दिफा के लिए तैनात 6th आर्मर डिवीजन थी। इस डिवीजन को जंग से पहले खतरा देखते हुए पसरूर की तरफ मूव किया गया था। इसमें 11 कैवलरी, 10 कैवलरी और 22 कैवलरी रेजिमेंट्स भी शामिल थी। पाकिस्तान की 6th आर्मर डिवीजन के पास जो टैंक्स थे उन्हें M47, उनके पास इसका अगला वर्जन M48 टैंक भी थे और इनकी कमांड मेजर जनरल इब्रार हुसैन कर रहे थे। पाकिस्तान की 24 ब्रिगेड चविंडा का दिफा कर रही थी और इसकी कमांड ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक के पास थी और ये दिफा 4 प्लेटून्स पर मुश्तमिल था। 25 कैवलरी जिसकी कमांड लेफ्टिनेंट निसार अहमद के पास थी, उनके पास भी M48 टैंक्स थे। 2nd पंजाब रेजिमेंट, 14 बलोच रेजिमेंट जिसको अब चविंडा बटालियन भी कहा जाता है और 3 FF रेजिमेंट। इस पाकिस्तानी डिफेंस में शर्मन टैंक्स की रेजिमेंट्स भी शामिल थी।
चविंडा के महाज पर भारतीय फौज 3 इन्फेंट्री डिवीजन और एक फुल आर्मर डिवीजन के साथ हमलावर हुई। भारतीय फौज के इस महाज पर कमांड ब्लैक एलिफेंट डिवीजन, जिसे वो फखरे हिंद भी कहते थे, उसके पास थी। इनके पास सेंचुरियन MK7 टैंक्स थे जो ब्रिटिश मेड थे। टेक्नोलॉजी के एतबार से पाकिस्तानी टैंक से ये ज्यादा एडवांस और मजबूत थे, लेकिन पाकिस्तानी M48 के मुकाबले में ये भारी थे और उनका वजन 7 टन ज्यादा था, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार कम थी। ये 33 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकते थे, जबकि पाकिस्तानी टैंक M48 50 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकते थे। भारत ने 8 सितंबर को दो तरफ से इस महाज पर हमला किया, एक चविंडा में देगनाला की तरफ से और दूसरा फगोवाल की तरफ से। फगोवाल जाने वाले जो टैंक थे वो रास्ते में ही फंस गए और आगे ना बढ़ सके, लेकिन दूसरी तरफ चविंडा में ये एडवांस बहुत तेज था, क्योंकि सामने कोई मज़ाहमत न थी और एक सरप्राइज का एलिमेंट वो भारतीय फोर्सेस के पास था और भारतीय फौज गटगोर तक पहुंच गई। गटगोर से आगे फिलौरा के मकाम पर भारतीय और पाकिस्तानी फौज के टैंकों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई और भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी टैंक्स को वहां से पीछे धकेल दिया। इसके बाद फिलौरा को भारतीय फौज ने कमांड हेडक्वार्टर बना लिया और इसे हासिल करने के बाद भारतीय फौज ने चविंडा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, क्योंकि अब भारत का सारा फोकस सिर्फ चविंडा पर ही होने वाला था और चविंडा का महाज पाकिस्तानी फोर्सेस का लास्ट स्टैंड बनने वाला था। यहाँ पाकिस्तानी शिकस्त का मतलब इस जंग का भारतीय जीत के साथ खत्म होना भी था। इस जंग के आगाज पर इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सदर पाकिस्तान अयूब खान ने उस वक्त यहाँ के ब्रिगेड कमांडर अब्दुल अली मलिक को खुद फोन करके कहा कि यहाँ जंग पाकिस्तान की जंग है और यहाँ से आपने हिलना नहीं है। जब भारत ने चविंडा की तरफ यह एडवांस शुरू किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स जो थी उसको भी मुसलसल यूटिलाइज किया। इसके F-86 तैयारे इन इंडियन टैंक्स पर बमबारी करते रहे। दूसरी तरफ इस एडवांस को रोकने के लिए पाकिस्तान की 25 कैवेलरी भी मैदान में थी, जिसकी कमांड कर्नल निसार के पास थी और उन्हें फौज में काका निसार कहा जाता था। ये जवाब में अपनी फोर्सेस को मुसलसल मूव कर रहे थे। भारतीय टैंक्स के मुकाबले में इनका रिस्पांस ज्यादा तेज था और ये मुख्तलिफ पोजीशंस पर टैंक्स को तेजी के साथ मूव करते हुए अटैक कर रहे थे। भारतीय 16 कैवेलरी के टैंक भी आगे बढ़ रहे थे जब उन्होंने इनका रास्ता रोककर भारतीय टैंकों पर यके बाद दीगरे फायर किए और उनके कई टैंक तबाह कर दिए। भारतीय स्क्वाड्रन के जो बाकी सेंचुरियन टैंक्स थे वो इस मौके पर वापस जाने पर मजबूर हो गए। इसी स्पीड और रिस्पांस की वजह से भारत का असॉल्ट रुक चुका था। भारतीय फौज के कमांडर मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो ने मजीद हमले रोक दिए और वो नए प्लान पर गौर करने लगा। भारतीय फोर्सेस को पता चल चुका था कि चविंडा की तरफ आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। भारतीय फौज को फिर से अपने आप को मुनज़्ज़म करके चविंडा पर हमला करना था और इस दौरान उनको 2 दिन का वक्त लगा। ये वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए बड़ा कीमती था। इस दौरान पाकिस्तान को भारत के हमले के स्केल का भी अंदाजा होने लगा था। भारत की जिस टैंक फोर्स ने हमला किया था वो उसकी सबसे बड़ी और एडवांस फोर्स थी, जिसमें 16 लाइट कैवेलरी, हडसन हॉर्स और पूना हॉर्स जैसी रेजिमेंट्स शामिल थी। चविंडा में पाकिस्तान और भारत की फोर्सेस में डिवाइडिंग लाइन एक रेलवे क्रॉसिंग थी और इस दौरान ये दोनों फोर्सेस उसके दोनों तरफ ही खड़ी थी। भारतीय प्लानर्स का ख्याल था कि इतनी बड़ी फौज के साथ हमलावर होकर वो पहले ही दिन 50-60 किलोमीटर तक आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के काफी अंदर तक आ जाएंगे और ये तमाम अंदाजे अब गलत साबित हो रहे थे। लेकिन अभी तक भारतीय प्लान को एक धचका तो जरूर लगा था, लेकिन उसकी टैंक फोर्स पूरी ताकत के साथ अभी भी मैदान में मौजूद थी। 14 सितंबर 1965 को वो यादगार जंग शुरू हुई जिसने चविंडा में टैंकों की लड़ाई को मिलिट्री हिस्ट्री में अमर कर दिया। 14 सितंबर को सुबह 6 बजे भारतीय फौज ने चविंडा पर 3 एतराफ से घेरते हुए हमला शुरू किया। भारत का ये फुल स्केल ऑफेंस था। इसका मकसद बडियाना, चविंडा और जफरवाल को टेक ओवर करना था। ये चविंडा के 3 एतराफ से हमला करके इलाकों पर कब्जा करके फिर चविंडा की तरफ आना चाहता था। ब्रिगेडियर अली अपनी टैंक रेजिमेंट्स और कमांडर्स के साथ चविंडा का दिफा कर रहे थे। वो चविंडा के दरबार के साथ उस टीले पर खड़े अपनी फोर्सेस को कमांड कर रहे थे और अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। उनके साथियों का कहना है कि तमाम तर गोलाबारी के बावजूद वो फुल व्यू में ओपन में खड़े होकर अपनी फोर्सेस की कमांड कर रहे थे और लड़ाई के दौरान वो सबको नजर भी आ रहे थे। ये 3 तरफ से चविंडा पर हमला था। ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट आर्मर डिवीजन
जो भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन थी, वो पूरी ताकत के साथ चविंडा की रेलवे लाइन अबूर करने की कोशिश कर रही है। भारतीय रेजिमेंट हडसन हॉर्स का सामना पाकिस्तान के M48 की 2 स्क्वाड्रन से हो रहा था और सख्त लड़ाई के बाद एक तरफ भारतीय फोर्सेस बडियाना चविंडा रोड तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन पूरे दिन की लड़ाई के बाद भी ये सिर्फ 3 किलोमीटर तक अंदर आ सकी। भारतीय टैंक रेजिमेंट पूना हॉर्स ने जिस तरफ से हमला किया उससे पाकिस्तानी 3 FF का सामना था। भारत का यह हमला भरपूर था। इस शदीद लड़ाई के बाद एक मौके पर तो पाकिस्तानी डिफेंस बिल्कुल एक्सपोज हो चुका था और सिर्फ एक टैंक स्क्वाड्रन थी जो भारतीय फोर्सेस और चविंडा के दरमियान बची थी। इस मौके पर पाकिस्तान की फिजाइया ने एक बार फिर अपना भरपूर किरदार अदा किया और उसके F-86 सेबर्स के एक और अटैक ने भारतीय एडवांस को ब्रेक लगा दी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी टैंक्स की रेजिमेंट्स को मौका मिल गया कि वो रीग्रुप हो सके और शायद ये इस जंग का सबसे डिसाइसिव मोमेंट था। पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट्स रीग्रुप होकर भारतीय पूना हॉर्स पर हमलावर हुई और उसे बतूर दोगरांदी से भी पीछे धकेल दिया। इस हमले में भारतीय कमांडर कर्नल आरदेश तारापुर भी हलाक हो गया और उसका टैंक भी तबाह हो गया। जंग के बाद भारत ने इसी कमांडर कर्नल तारापुर को भारतीय फौज का सबसे आला गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र भी दिया। भारत का जो ऑपरेशन शुरू में कामयाब जा रहा था, अब उसका रुख तब्दील होना शुरू हो गया था और अब पाकिस्तान की 6th आर्मर डिवीजन हावी हो रही थी। भारतीय अटैक भी अब कंफ्यूज हो रहा था। मैदान में टैंकों और इन्फेंट्री फोर्सेस की मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। टैंक और आर्टिलरी फायर बेतहाशा हो रहा था। हर तरफ मट्टी उड़ रही थी और गोले फट रहे थे। इस कंफ्यूजन में भारत की इन्फेंट्री फोर्सेस एक दूसरे पर फायरिंग करती रहीं और इसका एतराफ खुद भारतीय कमांडर्स ने किया। उसी वक्त पाकिस्तान की फौज की मजीद नफरी बडियाना और दीगर इलाकों में भी पहुंचना शुरू हो गई थी और अपनी फोर्सेस को अब वो बैकअप दे रहे थे। यूं 14 सितंबर को शुरू होने वाला एडवांस मुकम्मल नाकाम हो रहा था। ये सिचुएशन अब भारतीय फौज के मोरल पर भी असर डाल रही थी और उनकी प्लानिंग काम नहीं कर रही थी और ना वो खातिर खा एडवांस कर सकी थी। दूसरी तरफ इस दफा के बाद अब पाकिस्तानी फोर्सेस को लग रहा था कि भारत को फिर से पीछे धकेलने का वक्त आ गया है। इसके बाद 18 सितंबर को पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपना ऑफेंस शुरू किया और उन भारतीय फोर्सेस को जो बडियाना चविंडा रोड पर थी, उन्हें एक मरतबा फिर 3 किलोमीटर रेलवे लाइन के पीछे धकेल दिया जहां से वो आई थी। ये लड़ाई भी बड़ी शदीद थी। 18-19 सितंबर को भारत की तरफ से एक और बड़ा हमला किया गया, लेकिन अब पाकिस्तान की आर्टिलरी भी मैदान में थी। इस अटैक में पहले भारतीय फोर्सेस रेलवे लाइन के करीब आ गई, लेकिन इसके बाद 25 कैवेलरी और पाकिस्तान आर्टिलरी के फायर ने कई भारतीय टैंक्स तबाह कर दिए। इस मरतबा भारतीय फोर्सेस को एयर फोर्स की भी सपोर्ट थी और उसने पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट 19 लांसर्स को टारगेट किया। इस हमले में पाकिस्तान की फौज के मेजर क्यानी भी शहीद हुए और उन्हें भी बाद में सितारा जुर्रत दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अगली सुबह उसी रेजिमेंट ने अपने मेजर की शहादत के बावजूद भारतीय हडसन हॉर्स पर हमला किया और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान 21 और 22 सितंबर की रात सोवियत यूनियन की सालिसी से जंग बंदी हो गई। चविंडा में तब तक लड़ाई भी जारी रही, लेकिन जंग बंदी से सिर्फ चंद घंटे पहले पाकिस्तान ने एक और अटैक करके 6 किलोमीटर का मजीद इलाका भारत से ले लिया। चविंडा की यह लड़ाई 8 सितंबर से 21 सितंबर तक लड़ी गई। भारतीय फौज जीटी रोड तक आना चाहती थी और इसलिए उन्हें चविंडा टेक ओवर करना था, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस महाज के दिफा में पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली ने की रोल प्ले किया। ये एक तरह से कमांड की सलाहियतों का भी मुकाबला था। एक तरफ भारतीय फौज के मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मेजर जनरल इब्रार हुसैन। पाकिस्तान ने अपने टैंकों के लाइट वेट होने का फायदा उठाते हुए मोबाइल डिफेंस स्ट्रेटेजी अपनाए रखी, जिसने भारतीय टैंक्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की एयर फोर्स का इस महाज में बड़ा अहम किरदार था और खास तौर पर 2 मौकों पर तो एयरफोर्स की टाइमली इंटरवेंशन ही थी जिसने पाकिस्तान की फोर्सेस को रिस्पांस का मौका दिया। ये वो हिकमत अमली की जंग थी जिसमें पाकिस्तानी कमांडर्स ने अपनी बर्तरी साबित की। लेकिन जंग सिर्फ हिकमत अमली और वसाइल से नहीं जीती जाती, इसके पीछे लोग होते हैं जीते जागते, जो इस हिकमत अमली को कामयाब बनाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस लड़ाई में 4 सितारा जुर्रत दिए गए, जिनमें कर्नल निसार भी शामिल थे, और सिर्फ 25 कैवेलरी के 10 जवानों और जेसीओस को तमगा जुर्रत दिए गए। और यूं 25 कैवेलरी किसी एक जंग में शायद पाकिस्तान की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट है।
मेजर जनरल इब्रार हुसैन को उनकी कमांड पर हिलाल जुर्रत दिया गया और उनकी डिवीजन को कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान की तरफ से मैन ऑफ स्टील का खिताब भी मिला। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर है कि क्या वजह थी कि पाकिस्तान की फौज इतनी कम तादाद में होने के बावजूद भारतीय फौज का इतने दिन तक रास्ता रोककर खड़ी रही। ये सवाल मिलिट्री स्ट्रेटेजी पढ़ने वालों को हैरान जरूर करता है कि क्या भारतीय फौज की मंसूबाबंदी कमजोर थी, लेकिन भारतीय प्लान ऑन पेपर तो परफेक्ट था। यहाँ इस जंग से जुड़े कई लेजेंड्स हैं। एक रवायत के मुताबिक इस जंग के दौरान पाकिस्तानी कमांडर ने अपने जवानों को चविंडा के रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा किया और एक छोटी सी तकरीर करके कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अल्लाह की नुसरत के लिए अपने वतन पर जान कुर्बान कर दें और दुश्मन को पीछे धकेल दें। कौन कौन अपने वतन पर जान कुर्बान करना चाहता है? तमाम फौजी जवानों ने एक ही वक्त हाथ उठा दिए। कमांडर ने चंद जवानों का इंतखाब किया और उनको दुश्मन की सफ़ों में घुस जाने का टारगेट दिया। ये फिदायीन जिस्मों पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के आगे लेट गए। अगर आप वहां जाकर गांव के लोगों से बात करें तो वो भी आपको ये बताते हैं कि इस लड़ाई के दौरान कुछ गैबी इमदाद भी आती रही। कई लोगों का यह कहना था कि उनके बड़ों ने अपनी आंखों से सब्जपोश बुजुर्गों को भारतीय फजाइया के गोलों का रुख मोड़ते हुए देखा और कई मौकों पर भारतीय फजाइया के गोले गिरते तो थे लेकिन फटते नहीं थे। इस जंग में हिस्सा लेने वाले एक सिपाही ने भी मुझे बताया कि जब हमने कुछ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया तो वो भी हमसे पूछ रहे थे कि सफेद दाढ़ियों वाले और सब्ज कपड़ों वाले ये कौन थे जो पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जंग बंदी होते ही गैर मुल्की जो रिपोर्टर्स थे उन्हें चविंडा का दौरा करवाया गया ताकि भारतीय फौज की तरफ से फतह के दावे ना किए जा सके। इन गैर मुल्की सहाफ़ियों में बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत बहुत से दीगर मुल्कों के सहाफ़ी शामिल थे। डेली एक्सप्रेस लंदन के सहाफ़ी डोनाल्ड सीमन के एक आर्टिकल जो 24 सितंबर 1965 को डेली एक्सप्रेस ने शाये किया, उसमें उन्होंने लिखा कि जंगबंदी लाइन पर जो मैंने देखा कभी मैं भुला ना पाऊंगा। हम सिर्फ 1 घंटे में चविंडे के आसपास का 3 किलोमीटर का महाज देख सके। वहां मैंने 25 के करीब भारतीय फौज के जले हुए शर्मन और सेंचुरियन टैंक देखे और बहुत से भारतीय फौजियों की डेड बॉडीज थी। बेशक ये पाकिस्तानी फौज की मॉरल विक्ट्री थी और जंगबंदी से सिर्फ 6 घंटे पहले पाकिस्तानी फौज ने जवाबी हमला करके 6 किलोमीटर का इलाका भी वापस हासिल किया। दोनों इतराफ से कैजुअल्टीज के नंबर बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इस महाज पर दोनों जानिब से टैंकों की लड़ाई दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। ये एक एस्टिमेट है कि जंग खत्म होने पर भारत के 180 से ज्यादा टैंक तबाह हुए, जबकि पाकिस्तान के 61 यानी 61 टैंक तबाह हुए और इसी वजह से चविंडा को टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इससे पहले दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन और नाज़ी जर्मनी के दरमियान होने वाली कर्स्क में जो लड़ाई थी वो दुनिया की टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसमें दोनों तरफ से 6000 टैंक, तकरीबन 2 लाख फौजी और 4000 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। भारतीय फौज की जंगी हिकमत अमली की नाकामी का एतराफ़ खुद भारतीय फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने किया, जिन्होंने 1965 की जंग में भारतीय हिकमत अमली पर एक किताब लिखी है और उसका नाम है वॉर डिस्पैचेस। इसमें वो लिखते हैं कि भारतीय प्लान एक कमांड फेलियर था और इसकी बुरी एग्जीक्यूशन की एक क्लासिक स्टडी है। कोर लेवल पर कंट्रोल नहीं था और इनडिफरेंट लीडरशिप थी निचले लेवल पर। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने इस जंग में भारतीय किस्मत में शिकस्त को सील कर दिया। अगर अब आप चविंडा जाएं तो उस मैदान में हर तरफ खेत ही खेत नजर आते हैं। चविंडा के इस मैदान में वो रेलवे लाइन आज भी जू की तू मौजूद है, जिसके दोनों तरफ फौजें खड़ी थीं और उनके दरमियान ये रेलवे लाइन एक बैरियर थी। भारतीय फौज चविंडा फतह ना कर सकी और जीटी रोड तक ना पहुंच सकी। चविंडा में एक और अहम जिक्र है रुमाला वाली कब्रों का। पाकिस्तान की 9FF रेजिमेंट के 11 शहीदों की एक जैसी कब्रें फलोरा के एक खेत में एक लाइन में दिखाई देती हैं। चविंडा में होने वाली शदीद जंग की वजह से इन शोहदा के जो बाकी रिमेन्स हैं उन्हें वापस लाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्हें इसी खेत में दफन करना पड़ा। फायरबंदी के बाद इन शोहदा में से एक की बेवा अपने शहीद खावंद की कब्र पर आई तो वो सुर्ख रुमाल जो चंद माह पहले शादी पर उसके शौहर ने उसे दिया था, एक पतली सी लकड़ी के साथ बांधकर उसकी कब्र के सरहाने गाड़ दिया। बाद में इस यूनिट के जवानों और जो दीगर शोहदा थे उनके वरसा ने भी सुर्ख रेशमी रुमाल सियालकोट से मंगवा कर और उन्हें सरकंडों के साथ बांध कर बाकी 10 कब्रों के सरहाने भी गाड़ दिया। इस तरह ये कब्रें रुमाला वालियाँ कब्रां के नाम से मशहूर हो गई।
اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جوان آج بھی وہاں موجود ہیں اور اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ میدان چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔